नमस्कार दोस्तों। तो बात कर लेते हैं अगले ग्रुप के बारे में। अगला ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स की बात कर लेते हैं। यदि मैं अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूं और मैं चाहता हूं पर्टिकुलर पैराग्राफ के आगे बुलेट्स एक ऐसा संकेत दे दूं कि जिससे कि पैराग्राफ की स्थिति का पता चल जाए, तो आपको लेखन कार्य को सिलेक्ट करना है। एक सिंगल क्लिक करेंगे बुलेट्स पर तो आप देख पाएंगे यहां पर हम प्रत्येक पैराग्राफ पर बुलेट्स दे पा रहे हैं। हमारे पास बुलेट्स के विभिन्न प्रकार के स्टाइल हैं। जो भी स्टाइल आपको यहां पर समझ में आ रहा है वो स्टाइल का आप प्रयोग एज ए बुलेट के रूप में कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट की मदद से यहाँ पर आप बुलेट्स के स्थान पर कोई सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। सिंबल का चुनाव करके आप कोई सिंबल लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से सिंबल ले सकते हैं बुलेट्स के स्थान पर। अगर बुलेट्स के स्थान पर आपको कोई इमेज लगानी है तो आप बुलेट्स के स्थान पर कोई पिक्चर लगा सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप डेस्कटॉप पे पड़ी हो, किसी भी पिक्चर का आपको प्रयोग करना है तो आप इस तरीके से पिक्चर का चुनाव करके बुलेट्स के रूप में पिक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कैटेगरी हैं, आप पिक्चर का रूप भी दे सकते हैं। फिलहाल बहुत सारे बुलेट्स के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। यदि अगर आपको पिक्चर का रूप लगाना है तो पिक्चर का इस्तेमाल कीजिए, सिंबल का इस्तेमाल करना है सिंबल का इस्तेमाल कीजिए, और फॉन्ट का प्रयोग करना है तो आप फॉन्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको बुलेट नहीं लगाना है, आपको नंबरिंग देनी है, तो हमारे पास अगला ऑप्शन है नंबरिंग का। तो आप यहां से नंबरिंग पर क्लिक कीजिए तो आपकी नंबरिंग डल जाएगी। ये पैराग्राफ के अनुसार होगा तो पैराग्राफ के अनुसार, और पंक्ति के अनुसार होगा तो ये पंक्ति के अनुसार नंबरिंग डल जाएगी। पंक्ति के भी विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हैं, हमारे पास टाइप हैं। जैसे इस तरीके की नंबरिंग, एबीसीडी फॉर्मेट, स्मॉल लेटर्स एबीसीडी, रोमन नंबर्स, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कैटेगरियां हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने प्रकार की जो डिफाइन नंबरिंग है, नंबर स्टाइल है, वो अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। प्रश्न बनता है कि किस प्रकार की नंबरिंग डॉक्यूमेंट में उपस्थित नहीं होती है। आप देख सकते हैं 1 2 3, रोमन नंबर 1 2 3, नॉर्मल स्मॉल रोमन नंबर, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतने प्रकार की क ख ग, हिंदी का 1 2 3, 1 2 3 प्रॉपर हिंदी में लिखा हुआ है। तो इतनी प्रकार की नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 लिया और जैसे ही मौके करूंगा तो आप देखेंगे नंबरिंग कन्वर्ट हो गई 1 2 3 4 के फॉर्मेट में, जो शुद्ध हिंदी का फॉर्मेट होता है। इसके बाद है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों, मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के लिए किया जाता है। और दोस्तों, मल्टी लेवल लिस्ट कहां पर प्रयोग करेंगे? जब आप प्रश्न पत्र बनाएंगे तो प्रश्न पत्र सामान्यतः कॉलम में डिवाइड होता है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर रैंड कमांड का प्रयोग कर देता हूं। जैसे ही मैंने रैंड कमांड का प्रयोग किया तो आपके सामने 5 पैराग्राफ आ गए। इन पैराग्राफ को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और लेआउट पर जाकर कॉलम में सबसे पहले मैं 2 कॉलम में अपना जो लेआउट है वो कन्वर्ट कर दे रहा हूं। या आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रश्न बना लीजिए। मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूं कि मल्टी लेवल लिस्ट से किस प्रकार का कार्य किया जाता है। आप बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बना सकते हैं। किस प्रकार से कि मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज अ गुड बॉय। मान लेते हैं दोस्तों ये प्रश्न है हमारा, और उसका जो वेरिएबल है वो 4 वेरिएबल हो गए, यानी 4 विकल्प हैं। डॉग हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया और हैन हो गया। ये 4 विकल्प हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं कि मान लेते हैं एक प्रश्न ये रहा, दूसरा प्रश्न ये रहा। ऐसे आप कितने भी प्रश्न बना सकते हैं और इनको मल्टी लेवल लिस्ट की मदद से किस प्रकार से बहुविकल्पीय में बदला जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप जैसे ही मल्टी लेवल लिस्ट का चुनाव करेंगे, आपके पास कुछ पहले से बने हुए प्री डिफाइंड डिजाइन अवेलेबल हैं। जो भी आपको डिजाइन पसंद है, कि आप चाहते हैं कि पहला प्रश्न एबीसीडी का फॉर्मेट, पहला प्रश्न पहले का पहला, पहले का दूसरा, इस तरीके के फॉर्मेट का इस्तेमाल आपको करना है तो आप चुनाव कर लीजिए। तो मैं यहां से पहला एबीसीडी का फॉर्मेट चुनता हूं तो आप देखेंगे कि आपकी जो नंबरिंग है वो सीरीज में हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको विकल्प जितने भी ऑप्शंस हैं उनको माउस की मदद से सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और दूसरे विकल्प को भी कंट्रोल बटन दबाए रखना है और दूसरे विकल्प को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है।
यदि आप कंट्रोल बटन नहीं दबाएंगे सिलेक्ट करते वक्त, तो आपका जब आप इन ऑप्शनों को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल बटन नहीं दबाकर अगले विकल्पों को सिलेक्ट करने के लिए जाओगे, तो कुछ इस प्रकार की घटना होगी। ऊपर वाले विकल्प तो सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन नीचे वाले अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों विकल्पों को अलग अलग जगहों पर उपस्थित लेखन कार्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है। कंट्रोल बटन को दबाए रखिए, इसके बाद अगले विकल्पों को सिलेक्ट कीजिए, तो आप देखेंगे ये विकल्प भी सिलेक्ट हो गए, ये विकल्प भी सिलेक्ट हो गए। ऐसे और भी अन्य विकल्प होंगे तो उन सभी को आप एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगले विकल्प हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, जो लेखन कार्य के लेवल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करता है। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एम और डिक्रीज इंडेंट उसको पुनः वापस लेके आता है। तो जैसे ही मैं इंक्रीज इंडेंट का एक सिंगल क्लिक करूंगा तो एक लेवल इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते ही आप देख सकते हैं जो आपके विकल्प हैं ये ABCD यानी बहुविकल्पीय फॉर्मेट में बदल चुके हैं। और आप देख सकते हैं पहले प्रश्न, दूसरा प्रश्न ऑर्डर भी आ चुका है और उनके आप ABCD फॉर्मेट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बनाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार अगला है हमारे पास इंक्रीज इंडेंट। तो दोस्तों इंक्रीज इंडेंट का काम होता है लेखन कार्य को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लेखन कार्य को सिलेक्ट किया और इंक्रीज इंडेंट का चुनाव कर रहा हूं तो लेखन कार्य यानी रूलर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है। अब इसको देखिए ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है और अगर डिक्रीज इंडेंट का चुनाव करता हूं तो ये राइट टू लेफ्ट हमारा शिफ्ट हो रहा है। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के साथ एम दबा रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम दबा रहा हूं तो रूलर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एम और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम। तो दोस्तों ये था इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसके बाद है आपका शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट होता है छटाई। ये आपके अल्फान्यूमेरिक में भी काम करेगा और न्यूमेरिकल में भी काम करेगा। जैसे आपको यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक डिजिट दिख रही है, अभी ये आरोही क्रम में है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। आप इसको घटते हुए क्रम में चुनना चाहते हैं तो डिसेंडिंग का चुनाव कीजिए और जैसे ही ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे ये अवरोही क्रम में बदल गया और अगर असेंडिंग का चुनाव करेंगे तो ये आरोही क्रम में बदल गया। तो दोस्तों शॉर्टिंग 2 प्रकार की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसके बाद है आपके पास पिलक्रो विकल्प। पिलक्रो ऑप्शन क्या काम करेगा? पिलक्रो क्या बताता है, जैसे आप जब कोई लेटर तैयार कर लेते हैं उसके बाद वह लेटर कितना फॉर्मेटेड है, कितना व्यवस्थित है, इसको ज्ञात करने के लिए पिलक्रो सिंबल का प्रयोग करते हैं। पिलक्रो की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार बटन। दोस्तों पिलक्रो को पैराग्राफ मार्क के नाम से भी जानते हैं। पिलक्रो का सिंबल कुछ उल्टा पीक करके आपको इस तरीके से प्रदर्शित होता है। पिलक्रो का काम क्या है? पिलक्रो का दोस्तों काम होता है कि लेखन कार्य के बीच एक्स्ट्रा स्पेस को बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करना। अर्थात आप किसी भी लेखन कार्य को ध्यान से देखिए, आपको अभी अपनी आंखों से देखकर यह पता नहीं चल रहा होगा कि किस शब्द के बीच में कितना स्पेस है। 1 स्पेस है, 2 स्पेस है, ये बताएगा आपको पिलक्रो। और जहां पर पंक्ति या पैराग्राफ खत्म होगा वहां पर पिलक्रो सिंबल भी दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं पिलक्रो पर एक क्लिक करता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं जूम इन करके दिखाता हूं, जितने भी शब्दों के बीच में स्पेस हैं उस एक स्पेस का एक डॉट आपको प्रदर्शित हो रहा है। जैसे ही मैं स्पेस के लिए आपको स्पेस मार के दिखा देता हूं तो जितनी बार भी मैं स्पेस बटन का प्रयोग कर रहा हूं उतने डॉट आपको यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी स्पेस बार में जितने भी स्पेस बटन को दबाऊंगा उतने डॉट यहां पर प्रदर्शित होंगे और जहां पर पैराग्राफ खत्म है वहां पर पिलक्रो सिंबल पता चल रहा है। दस्तावेज में एक्स्ट्रा स्पेस कहां पर है कहां नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए पिलक्रो विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम पैराग्राफ मार्क भी कहते हैं। इसको दोबारा बंद करने की शॉर्टकट कमांड सेम ही है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार। तो पिलक्रो आपका यहां से ऑफ हो जाएगा। इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, यानी लेखन कार्य की जो सिधाई है वो लेफ्ट साइड पर रहती है। जैसा कि आप देख सकते हो बाईं ओर से आपका लेखन कार्य बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन दाईं ओर से लेखन कार्य नहीं दिखाई दे रहा। अलाइनमेंट का मतलब होता है सिधाई। 4 प्रकार की होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई।
लेफ्ट से क्या होगा, लेखन कार्य की सिधाई बाईं ओर से सीधी होगी। कंट्रोल आर से लेखन कार्य दाईं ओर से सीधा हो जाएगा लेकिन बाईं ओर से बिगड़ जाएगा। कंट्रोल ई से लेखन कार्य बीचों बीच, आप किसी भी पंक्ति को ध्यानपूर्वक देखिए, वो पंक्ति किसी भी पंक्ति की जितनी दूरी बाईं तरफ से होगी उतनी ही दूरी उसकी दाईं तरफ से होगी, यानी लेखन कार्य की सिधाई बीचों बीच हो जाती है। जो सबसे सही तरीका है लेखन कार्य को व्यवस्थित करने का, फॉर्मेट करने का, सुंदर बनाने का, या अलाइनमेंट सबसे बेस्ट कौन सा है, तो दोस्तों अलाइनमेंट सबसे बेस्ट होता है जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के साथ जे, जिसमें आपका लेखन कार्य बाएं और दाएं से दोनों तरफ से बिल्कुल एक सीध में आ जाता है, जिसको बोलते हैं जस्टिफाई कंट्रोल जे। तो अलाइनमेंट है यहाँ पर 4 प्रकार के थे। लेफ्ट अलाइनमेंट, ये था आपका सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई, ये है आपका राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, और ये है आपका जस्टिफाई कंट्रोल जे। इसके बाद है आपके सामने लाइन स्पेसिंग। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों के बीच की दूरी 1.15 डिफॉल्ट होती है, जिसे आप कम तथा ज्यादा यहां से मैन्युअली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पंक्तियों के बीच की दूरी, जैसे कि मैं अलग अलग विकल्पों पे लेके जा रहा हूं तो विकल्पों पंक्तियों के बीच की दूरी घट व बढ़ रही है। दोस्तों शॉर्टकट कमांड भी है, कंट्रोल 1 कमांड होती है पंक्तियों के बीच की दूरी 1.0 के लिए। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कंट्रोल 1 दबाया 1.0 हो गई, और कंट्रोल 2 दबाने से बीच की दूरी हो जाएगी कंट्रोल 2 से 2.0, और कंट्रोल 5 कमांड है दोस्तों 1.5 करने की, 1.5 करने की। तो यहाँ पर 3 शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल 1 से बीच की दूरी 1.0, कंट्रोल 2 से बीच की दूरी 2.0, और कंट्रोल 5 से बीच की दूरी 1.5 होती है। डिफॉल्ट दूरी होती है दोस्तों 1.15। तो ये थी लाइन स्पेसिंग की बात, और आप लाइन स्पेसिंग को मैन्युअली भी घटा बढ़ा सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो लाइन स्पेसिंग यहां पर टोटल 6 टाइप की दिख रही हैं। कौन कौन सी हैं? सिंगल मतलब 1.0, 1.5 आपको पता ही है, कंट्रोल 5, डबल में 2.0, एटलीस्ट में होता है दोस्तों कम से कम, यानी एटलीस्ट की कम से कम जितनी दूरी अवेलेबल हो, यानी कम से कम जितनी दूरी दे पाए एटलीस्ट में उतनी दूरी आ जाती है। एग्जैक्टली मतलब जितनी उचित दूरी पंक्तियों के बीच में देनी है उतनी उचित सेट हो जाए। मल्टीपल में 3.0 बीच की दूरी सेट होती है। तो आप देख सकते हैं 3 और 3 6, यहां पर बीच की दूरी पंक्तियों के बीच की दूरी होती है 6 प्रकार की। पेपर में ये पूछा जाता है कि निम्न में से लाइन स्पेसिंग कौन सी नहीं है, तो अब ये 6 बातें याद रखेंगे। सिंगल होता है, 1.5 होता है, डबल होता है, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल लाइन स्पेसिंग का हिस्सा है। तो ये थी दोस्तों पंक्तियों के बीच की दूरी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है शेडिंग का। शेडिंग के साथ हम 3 विकल्प पढ़ेंगे, क्योंकि शेडिंग के साथ आता है बॉर्डर, और बॉर्डर विकल्प आपको डिजाइन में भी मिलेगा। आप यहां पर डिजाइन में जब जाएंगे तो पेज बॉर्डर के अंदर आप बॉर्डर एंड शेडिंग विकल्प को पढ़ेंगे। तो मैं ये विकल्प आपको पहले ही क्लियर करा देता हूं। जब होम रिबन में जब हम शेडिंग पर जा रहे हैं, शेडिंग का मतलब होता है लेखन कार्य के बैकग्राउंड में कलर फिल करना। तो जैसे ही मैं यहां पर आप देख सकते हो किसी भी लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लेता हूं, जूम आउट कर देता हूं पेज को, और मैंने पहले पैराग्राफ का सिलेक्शन लिया, और शेडिंग पर विभिन्न प्रकार के कलर हैं। जो भी कलर का मैं चुनाव कर रहा हूं आप देख सकते हैं वो बैकग्राउंड में फिल हो रहा है। तो लेखन कार्य के बैकग्राउंड में जो कलर फिल होता है वो शेडिंग का कार्य होता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास जो विकल्प वो है बॉर्डर। बॉर्डर में आप चलते हैं सीधे बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन। तो यहां पर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ बॉर्डर एंड शेडिंग का। तो यहां पर आपको मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर टैब से क्या होगा, बॉर्डर की मदद से आप जितना भी लेखन कार्य सिलेक्ट करोगे उसके चारों ओर बॉर्डर लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर से पूरे पेज पर बॉर्डर लग जाएगा, और शेडिंग को मैंने आपको अभी बताया कि सिलेक्टेड लेखन कार्य के बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं इन तीनों विकल्प से। जैसे मैं इस लेखन कार्य की बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाए, तो मैं जाता हूं बॉर्डर पर, बॉर्डर एंड शेडिंग, और पहले टैब का सब टैब का चुनाव करूंगा। यहां से बहुत सारे बॉर्डर के हमारे पास स्टाइल हैं यहां से कलर है, और यहां कलर का चुनाव कर दिया, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं जो लेखन कार्य मैंने सिलेक्ट किया था उसके चारों ओर बॉर्डर हो गया है। अगर बात करें पेज बॉर्डर की, तो मैं आपको पेज को छोटा करके दिखा देना चाहता हूं कि आपको पेज विजिबल हो। अब मैं चलता हूं पेज बॉर्डर पर, यानी उसके ठीक बाजू वाले सब टैब पर। यहां पर भी विभिन्न प्रकार के बॉर्डर स्टाइल है, यहां से भी मैं कलर चेंज कर लूंगा।
तो अब आप देखेंगे कि अब जो बॉर्डर लगा है दोस्तों वो पेज पर लगा है। तो ये था लेखन कार्य के चारों ओर बॉर्डर और ये है पेज के चारों ओर बॉर्डर। यानी केवल बॉर्डर सब टैब की मदद से लेखन कार्य के चारों ओर बॉर्डर लग सकता है और पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए आपको बॉर्डर सब टैब का जरूरत पड़ती है। शेडिंग की बात मैंने आपको बताई थी। शेडिंग किसी भी लेखन कार्य को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और बॉर्डर के अंदर गया, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहां पर शेडिंग सब टैब पर चुनाव किया। बहुत सारे कलर हैं, कोई भी कलर का चुनाव करके ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सिलेक्टेड लेखन कार्य के बैकग्राउंड में कलर फिल हो गया। तो दोस्तों ये बात थी हमारे पैराग्राफ रिबन की। इसमें बुलेट्स की जानकारी दी, आपको नंबरिंग की जानकारी दी, आपको मल्टी लेवल लिस्ट की जानकारी दी, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट के बारे में बताया, शॉर्ट, पिल्क्रो, अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर की बात करी। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास स्टाइल। तो स्टाइल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न प्रकार के ऐसे विकल्प हैं जो स्टाइल पर निर्भर होते हैं। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट पर किस लेखन कार्य को कौन सा स्टाइल दे रहे हो, इसको बयां करने के लिए हमारे पास कुछ स्टाइल के ऑप्शन है। स्टाइल में नॉर्मल डिफॉल्ट रूप से स्टाइल होता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, सब टाइटल। ये दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के हमारे पास स्टाइल हैं। ये इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? ये इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं दोस्तों कि जैसे मैं कोई लेखन कार्य के बीच में लेखन कार्य लिख लिया और मैं चाहता हूं कि इसका एक हेडिंग दे दूं, तो द कंप्यूटर मैंने एक हेडिंग दे दिया। तो आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल लेखन कार्य लग रहा है, ये हेडिंग तो लग नहीं रहा, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी कर देता हूं, और मैं आपसे अब बोलूं क्या ये इसका हेडिंग लग रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये अब इसका हेडिंग लग रहा है, क्योंकि हेडिंग नॉर्मल लेखन कार्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा सा हटके दिखाई देता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि वो हेडिंग है। लेकिन दोस्तों हमारे पास कई ऐसे विकल्प हैं जो हेडिंग डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्रॉस रेफरेंस। अगर मैं बात करूं क्रॉस रेफरेंस की, तो अगर क्रॉस रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया और यहां पर हेडिंग का चुनाव किया, तो आप देख सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग होती तो वो यहां पर विजिबल हो जाती। यानी मैंने इसको हेडिंग तो दे दिया था द कंप्यूटर को, लेकिन ये बात मुझे पता है कि हेडिंग है और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मान लो कि हेडिंग है, तो मैंने मान लिया और आपने मान लिया, हम दोनों के मानने से ये नहीं होगा कि हेडिंग है। कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर को मानना यह बहुत ही जरूरी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट में उपस्थित एरिया हेडिंग मैंने दिया है। तो इस तरीके का काम देना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि तभी क्रॉस रेफरेंस में यह विकल्प काम करेगा। हेडिंग को वो डॉक्यूमेंट में तभी पहचानेगा जब हम हेडिंग स्टाइल देंगे। तो हेडिंग स्टाइल देने के बाद मैं आपको क्रॉस रेफरेंस पर चल के दिखाता हूं कि ये इस शब्द को हेडिंग मान रहा है या नहीं मान रहा। अभी आप देख सकते हैं नहीं मान रहा। तो जैसे ही मैंने इसको द कंप्यूटर जो मैंने शब्द लिखा था इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। होम रिबन पर यहां पर स्टाइल थे, मैंने इसको हेडिंग 1 स्टाइल दे दिया। हेडिंग 1 स्टाइल की शॉर्टकट कमांड भी होती है अल्ट कंट्रोल 1, हेडिंग 2 की अल्ट कंट्रोल 2, हेडिंग 3 की अल्ट कंट्रोल 3। तो अब आप देखिए, आप बोलेंगे कि सर पहले काला था अब थोड़ा सा ब्लू हो गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, वो भी हेडिंग थी, ये भी हेडिंग लग रही है। अब मैं आपसे बोलूं ये हेडिंग है, आप कहोगे बिल्कुल हेडिंग है, वो ब्लैक कलर की थी अलग फॉन्ट में थी, ये ब्लू कलर की है अलग फॉन्ट में, लेकिन हाँ ये भी हेडिंग है और वो भी हेडिंग थी। आप उसको हेडिंग बोल रहे थे, हमने मान लिया, आप इसको हेडिंग बोल रहे हो, हमने तब भी मान लिया। तो दोस्तों आपके मेरे मानने से अब भी नहीं होता। अब चलते हैं इंसर्ट पर और मैं आपको लेके चलता हूं क्रॉस रेफरेंस पर। तो आप ध्यान से देखिए, हेडिंग का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, इसने उस शब्द को एज ए हेडिंग मान लिया और यहां पर शो कर दिया। जिसको ये हेडिंग मानेगा ये उसी को यहां पर शो करेगा, यानी अब सॉफ्टवेयर भी मानता है कि ये हेडिंग है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टाइल में जो ये ऑप्शन है इनको अलग अलग स्टाइल देना यूं आवश्यक है क्योंकि इनसे संबंधित विकल्प हमारे पास मौजूद हैं जो अलग अलग लेखन कार्य पर स्टाइल देकर अलग अलग तरीके के काम करवाएंगे। तो दोस्तों ये निम्न प्रकार के स्टाइल हैं। स्टाइल ग्रुप के अंदर ये बातचीत आती है। इसकी शॉर्टकट कमांड मैंने आपको बताई, नॉर्मल डिफॉल्ट रहता है हेडिंग 1 अल्ट कंट्रोल 1, हेडिंग 2 अल्ट कंट्रोल 3, हेडिंग 3 अल्ट कंट्रोल 3। तो ये शॉर्टकट कमांड्स हैं हेडिंग स्टाइल की। दोस्तों
आगे चलते हैं, एडिटिंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। एडिटिंग ग्रुप में पहला है फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढना। तो जैसे ही मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा और यहां पर जैसे कोई वीडियो शब्द है तो मैं किसी भी शब्द को यहां पर लिख लूं जो डॉक्यूमेंट में हो तो ये उन सभी शब्दों को हाईलाइट कर देगा। आप देख सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट में वीडियो शब्द होंगे, क्योंकि मैंने यहां पर वीडियो टाइप किया और यहां रिजल्ट भी आ गया कि 24 शब्द वीडियो मिल चुके हैं। तो जितने भी हेडिंग्स हैं, हमारे जितने भी वीडियो शब्द थे, उन सभी को इसने हाईलाइट कर दिया। दोस्तों, फाइंड के अंदर जो मेन है एडवांस फाइंड, वो क्या काम करेगा, जैसे मैं आपको यहां बता दूं एडवांस फाइंड का काम क्या है। एडवांस फाइंड का मतलब होता है कि लेखन कार्य के साथ कुछ ऐसा एलिमेंट भी अवेलेबल हो जिसके साथ हमें उसे ढूंढना हो। मतलब जैसे कि अभी हमने नेविगेशन पेन पर सिर्फ फाइंड पर क्लिक करके वीडियो लिखा, उसने डॉक्यूमेंट में उपस्थित सभी वीडियो शब्दों को फाइंड कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ विशेष प्रकार का शब्द फाइंड करना, तो पहले विशेष प्रकार के शब्द बना लेते हैं कि एक वीडियो हमारा ये रहा, एक शब्द हमारे सामने ये रहा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और एक शब्द और वीडियो ले लेते हैं। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हो। तो एक शब्द वीडियो, दूसरे शब्द को मैंने आपको बताया सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है। तो मैं इन दोनों शब्दों को रेड कलर से कर देता हूं। यानी अभी हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वीडियो हैं, बट लाल वीडियो कितने हैं, केवल 2। मैंने जो अभी रेड किए हैं वो केवल 2 वीडियो हैं। आप देख सकते हैं, एक बार फिर फाइंड पर चेक करके चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कितने सारे यहां पर वीडियो शब्द हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें लाल कलर के 2 अलग दिख रहे हैं। तो एडवांस फाइंड में क्या होगा कि अभी तो इसने सारे वीडियो सिलेक्ट कर दिए, लेकिन एडवांस फाइंड में क्या करेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे डॉक्यूमेंट में वीडियो शब्द फाइंड हो, लेकिन वो जो रेड कलर का हो, ओनली रेड कलर वाले वीडियो। तो दोस्तों ये प्रक्रिया, सर्च तो हम वीडियो को ही करेंगे बट लाल रंग के वीडियो को करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर है 2, ये केवल 2 ही विकल्पों को, यानी 2 ही ऑप्शनों को, यानी 2 ही स्पेलिंग्स को फाइंड करेगा जो रेड कलर की होगी। तो चलिए ये काम कैसे होगा। एडवांस फाइंड पर क्लिक कर दिया मैंने और यहां पर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ फाइंड के अंदर। यहां पर मोर पर आप क्लिक करेंगे और मोर पर क्लिक करके आप यहां पर चुनाव करेंगे वीडियो का एडवांस फाइंड में, और मोर का चुनाव करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको कलर चुनना है। जो आपने कलर चुना है वो है रेड, तो यहां पर मैं केवल रेड का चुनाव कर दूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे ऑटोमेटिक आ चुका है फॉन्ट कलर रेड फाइंड करना है। तो फाइंड इन के अंदर जाके जब मेन डॉक्यूमेंट जो चुनाव करेंगे और मैं इसे क्लोज कर देता हूं, तो अब आप डॉक्यूमेंट में ध्यान से देखिए कि हमारे यही दोनों शब्द थे रेड कलर के जो इस समय सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये वाले जो वीडियो हैं, यहां पर आप देखेंगे ये रहा एक वीडियो शब्द और भी ये रहा वीडियो शब्द। केवल पूरे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वीडियो का, केवल जो लाल कलर के वीडियो थे केवल वो ही सिलेक्ट हुए हैं। तो इस प्रकार आप एडवांस फाइंड की मदद से किसी विशेष शब्द को भी फाइंड कर सकते हैं एडवांस फाइंड की मदद से। फाइंड के अंदर अगला है हमारे पास गोटू। गोटू आपको क्या करने के लिए प्रयोग करता है, तो दोस्तों गोटू का मतलब होता है किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना। कंट्रोल जी या F5 इसकी शॉर्टकट कमांड है। आप किसी निश्चित पेज पर पहुंच सकते हो, किसी निश्चित सेक्शन पर पहुंच सकते हो, किसी निश्चित लाइन पर, बुकमार्क पर, कमेंट, फुटनोट, इतने सारे एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, हेडिंग आदि पर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। दोस्तों गोटू का मतलब होता है किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना। आगे सभी विकल्प आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम इन स्थानों पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल हम यहां पर देख लेते हैं, टोटल नंबर पेज 3 है और हम पहले पेज पर हैं। तो मैं किसी निश्चित पेज पर पहुंच के दिखाता हूं आपको कि ये पेज नंबर 2 डाल के जैसे ही गोटू करूंगा तो आप नीचे देखिए आप पेज नंबर 2 पर पधार गए। अगर यहां पर 3 लिखकर गोटू करूंगा तो आप देखिए नीचे आप पेज नंबर 3 पर पधार गए। तो इस तरीके से आप निश्चित पेज पर पहुंच सकते हो। अभी हमारे पास लाइनें भी अवेलेबल है। अगर मैं 5 लिखकर गोटू करूंगा तो आप देखेंगे आपका कर्सर कुछ यहां पर पहुंचा है 2 पर, इस स्थान पर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों यहां पर हमारा कर्सर था तो ये 5वीं पंक्ति होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट को छोटा करके देख लेते हैं कि ये क्या 5वीं पंक्ति है। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 और आप देख सकते हैं कि टू मेक वाली जो जगह है वो डॉक्यूमेंट की 5वीं पंक्ति है। तो इस तरीके से आप किसी निश्चित पंक्ति या किसी निश्चित पेज पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और भी बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन दोस्तों जब आप बुकमार्क पढ़ेंगे तो बुकमार्क पर पहुंचना सीखेंगे। जब आप अन्य ऑप्शंस पढ़ेंगे, कमेंट पढ़ेंगे तो कमेंट पर, फुटनोट पढ़ेंगे फुटनोट पे पहुंचने के आप इतने स्थानों पर पहुंच सकते हैं।
फाइंड की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एफ। रिप्लेस की बात कर लेते हैं, अभी गो टू की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जी। तो बात कर लेते हैं रिप्लेस की। तो रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। कंट्रोल एच शॉर्टकट कमांड है, किसी निश्चित शब्द को किसी निश्चित शब्द से बदलना रिप्लेस का काम होता है। तो जैसे ही आप कंट्रोल एच का बटन दबाएंगे तो रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहां से पहले नो फॉर्मेटिंग कर देता हूं मैं। आप चाहते हैं वीडियो जहां जहां पर लिखा है वहां वहां पर ऑडियो हो जाए, जहां जहां पर वीडियो लिखा है वहां वहां पर ऑडियो हो जाए। आप एक सिंगल रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ एक स्थान पर वीडियो की जगह ऑडियो होगा, लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितने स्थान पर भी वीडियो था वहां पर ऑडियो हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक किया, इसने बोला वी मेड 24 रिप्लेसमेंट, यानी आपके यहाँ 24 बार वीडियो लिखा था जिसको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया है। ओके करके क्लोज करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वीडियो था जहां पर ऑडियो हो चुका है, और देख लेते हैं यहां भी ऑडियो हो गया। तो मैं एक बार आपको कंट्रोल एफ दबाकर ऑडियो लिखकर दिखा दूं तो आपको पता चलेगा कि कितने स्थानों पर वीडियो था। ये देखिए, आपको रेड कलर का दिखाया था जो वीडियो था, ये भी ऑडियो में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो ऑडियो हो गया वीडियो, सभी वीडियो के स्थान पर यहां पर ऑडियो हो चुका है। तो दोस्तों, ये था रिप्लेस, किसी निश्चित शब्द को किसी निश्चित शब्द से बदलना। लेकिन एक और स्पेशल जो रिप्लेस है वो क्या काम करता है, मैं चाहता हूं जितने भी ऑडियो हैं वो ऑडियो ही रहें, लेकिन वो ग्रीन कलर के हो जाएं। कैसे हो जाएं? वो ग्रीन कलर के हो जाएं और वो बोल्ड हो जाएं और उनके नीचे एक अंडरलाइन भी लग जाए। तो देखिए दोस्तों कि निश्चित शब्द से ही रिप्लेस हो, लेकिन उसकी रूपरेखा में परिवर्तन हो जाए। तो रिप्लेस पे चलते हैं। यहां पर आपको ऑडियो लिखना है, नीचे भी ऑडियो लिखना है। तो जिसको रिप्लेस करना है उस पर कर्सर रखेंगे और आप फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉन्ट पर क्लिक किया। यहां पर आपको जो जो चीजें करनी है वो चीजें ऐड कर दीजिए। तो मुझे फॉन्ट कलर मैंने आपको बोला ग्रीन करना है तो ग्रीन कर दीजिए। अंडरलाइन लगानी है, ठीक है साहब, सिंगल अंडरलाइन लगानी है। कलर कौन सा रखना है अंडरलाइन का कलर येलो रख दीजिए, और बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए। तो इतना काम हमने कर दिया। और जैसे ही मैं से ओके करूंगा तो आप देखेंगे रिप्लेस विद के नीचे वो पूरी फॉर्मेटिंग आ गई जो आपने चुनाव करी है। सीधे करिए रिप्लेस ऑल, उसने कहा 24 रिप्लेसमेंट, आप करेंगे ओके। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं फिर कंट्रोल एफ करके ऑडियो पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए जितने भी ऑडियो हैं वो हरे कलर के हो गए और उनके नीचे येलो अंडरलाइन भी आ गई है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए सभी के सभी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे नेविगेशन पिन हटा के दिखा देता हूं, जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिए जितने भी ऑडियो शब्द थे वो ग्रीन कलर के हैं और उनके नीचे एक येलो अंडरलाइन भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये था विशेष रिप्लेस जो आप किसी निश्चित शब्द का सेम निश्चित शब्द के साथ कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए कमांड होती है जिससे संपूर्ण लेखन कार्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। और है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कब होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जब डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि मैंने एक हार्ट शेप को ये डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लिया, कलर दे देते हैं रेड। तो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो अभी नॉर्मली सिलेक्ट हो जा रहा है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या आवश्यकता। लेकिन दोस्तों, जब ये हमारा जो दिल शेप है ये चला जाए लेखन कार्य के पीछे, तो टेक्स्ट रैपिंग पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाता है लेखन कार्य के पीछे। तो फिलहाल मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं कि ये गया हमारा लेखन कार्य के पीछे। दोस्तों, अब मैं आपसे बोलूं कि इसका सिलेक्शन जब हट जाएगा, अब आप इस दिल को सिलेक्ट करके दिखाइए। तो आप कितना भी क्लिक कर लीजिए दोस्तों इस दिल पर, ये सिलेक्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप देख लीजिए यह दिल सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी ये इसकी पकड़ से बाहर है। तो दोस्तों, अब ये विकल्प काम आएगा कि सिलेक्ट पे जाएंगे और आप चुनेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को। तब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह ऑब्जेक्ट तब आपके इसमें सिलेक्शन होगा। मैं कंपैटिबिलिटी मोड को ऑफ कर देता हूं। आप ध्यान से देखिए, सिलेक्ट पर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट आपकी पकड़ में आ गया। अब आप इसे पकड़ के नीचे ड्रैग करके बाहर कर सकते हैं या इसको रिसाइज कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये इसके पीछे था तब तक अगर आप इसे सिलेक्शन हटा देते हैं, यहां से दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूं और ये हट गया, अब आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल लेखन कार्य के पीछे ऑब्जेक्ट को, छिपे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। दोस्तों, यहां मतलब क्या है कि आप एक जैसी रूपरेखा वाले लेखन कार्य को सिलेक्ट कर दो। तो हम जैसे इस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं चाहता हूं जितने भी ऑडियो हैं जो ग्रीन कलर के हैं और उनके नीचे येलो अंडरलाइन है, वो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे,
उस एक शब्द को सिलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट पर जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी इस जैसी रूपरेखा वाले सभी शब्द सिलेक्ट हो जाएं। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, वह सभी शब्द सिलेक्ट हो गए जो इस तरीके की रूपरेखा में थे। अगर मैं दोस्तों इसके अलावा कोई शब्द कर दूं तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर है, तो सिलेक्ट किया मैंने, इस पर क्लिक करा और ये वाली लाइन पर सेम फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दी। तो अब ये भी इसका हिस्सा हो गया। तो मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट कर रहा हूं और अब चाहता हूं कि इसकी जैसी रूपरेखा वाले सभी लेखन कार्य सिलेक्ट हो जाएं। तो सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये वाला लेखन कार्य भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसने क्या चेक किया, मेरे जैसी रूपरेखा किस किस लेखन कार्य की थी, उस लेखन कार्य को ये सिलेक्ट कर देगा। आगे चलते हैं। सिलेक्शन पेन का काम क्या है दोस्तों? सिलेक्शन पेन का काम है हाइड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे हमने इंसर्ट में गए और यहां पर हमने कुछ शेप इंसर्ट कर लिए। एक शेप में ये वाला इंसर्ट कर लेता हूं, आप देख सकते हैं ये शेप हो गया एक शेप। शेप नंबर 2 ये हो गया दोस्तों, एक शेप हमने ये ले लिया और एक शेप हम इसके लिए और ले लेते हैं, एक शेप ये हो गया दोस्तों, ये देखिए। तो अब हमारे पास यहां पर कई सारे शेप हो चुके हैं, 3, एक शेप, 2 शेप, 3 शेप। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस वाले शेप को मैं इसके पीछे छिपा दूं, यानी यहां से सेंड टू बैक, आप आगे सीखोगे, सेंड टू बैक से ऑब्जेक्ट आगे और पीछे जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अभी सबसे पीछे चला गया, लेकिन अभी सिलेक्शन बरकरार है। तो अब एक बार हटा के दिखा देता हूं मैं आपका, ऑब्जेक्ट वो रहा पीछे, तो इसके ऊपर ये रखा, इसके ऊपर ये रखा और सिलेक्शन मैंने हटा दिया। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना इन दो ऑब्जेक्ट को छुए यानी जब आपको पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां है और आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए विकल्प है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का जो विंडो है वो स्क्रीन के दाईं ओर आपको प्रदर्शित होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ये रहा सिलेक्शन पेन का विंडो और यहां पर आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो शो हो रहे हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एरो दिख रहा है, बिल्कुल एरो ये रहा। आपको ट्रेपजॉइड दिख रहा है तो ट्रेपजॉइड भी ये रहा। आपको ऑटो शेप 2 यानी हार्ट की बात हो रही है, लेकिन ओवल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ओवल पर एक सिंगल क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं आपकी शेप सिलेक्ट हो गई है। अब ब्रिंग टू फ्रंट करके मैं इस लेखन कार्य को आगे ला सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट को आगे ला सकता हूं। तो ये देखिए पकड़ में आ गया छुपा हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये विकल्प आपके जितने भी हाइड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्क्रीन पर दाईं ओर प्रदर्शित होते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा होम रिबन। मैंने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप की जानकारी दी। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। किसी भी प्रकार का सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले रिबन में, इंसर्ट रिबन की बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।